मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज हम जेनेटिक्स में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ म्यूटेशंस यानी उत्परिवर्तन के आणविक आधार पर चर्चा करेंगे। उत्परिवर्तन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ह्यूगो डी व्रीज द्वारा उन लक्षण प्रारूपी परिवर्तनों के लिए किया गया जो वंशागत थे। आणविक स्तर पर जीन की रासायनिक संरचना में परिवर्तन के कारण होने वाले उत्परिवर्तनों को जीन म्यूटेशन, बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। जीन उत्परिवर्तनों का सबसे पहला उदाहरण 1971 में सेठ राइट के द्वारा अपनी भेड़ों के झुंड में एक छोटी टांगों वाले मेमने को पहचानने पर सामने आया। वर्तमान में छोटी टांगों वाली भेड़ों की इस नस्ल को एनकॉन के नाम से जाना जाता है। एक जीव विशेष में उत्परिवर्तन जीवन चक्र की किसी भी अवस्था में हो सकता है। यदि युग्मकों के विभेदन यानी डिफरेंशिएशन से पहले ही उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाए तो इससे अनेक युग्मक प्रभावित होते हैं और इस प्रकार इन प्रभावित युग्मकों से व्युत्पन्न सभी जीव इससे प्रभावित होते हैं। यदि उत्परिवर्तन केवल एक युग्मक या युग्मनज में ही होता है तो इस परिवर्तन का प्रभाव केवल एक जीव पर होता है। यदि युग्मनज यानी जायगोट में विभाजन के पश्चात किसी एक कोशिका में उत्परिवर्तन का जन्म होता है तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उनके कारण शरीर के किसी एक भाग में ही उत्परिवर्तन लक्षण प्रकट होगा और इस प्रकार के उत्परिवर्तनों को हम सोमैटिक उत्परिवर्तन यानी कायिक उत्परिवर्तन कहते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन का आणविक आधार। उत्परिवर्तन से आशय वंशागति में परिवर्तन से होता है। जो लक्षण हम देखते हैं अगली जनरेशन्स में और पैतृक संतति में, उनमें हमें जो पैतृक संतति से उनके आने वाली जो संततियां हैं उनमें जब लक्षणों में परिवर्तन हमें नज़र आए तो हम इसे उत्परिवर्तन के रूप में जानते हैं। उत्परिवर्तन की क्रिया के अंतर्गत एक डीएनए अणु के एक अथवा अधिक नाइट्रोजनी क्षारक युग्मों में परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स में होता है, ये अगर एक बेस पेयर में होता है तब हम इसे कहते हैं कि ये बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन है और अगर एक से ज़्यादा नाइट्रोजनस बेस पेयर्स में ये परिवर्तन होता है तब हम इसे कहते हैं कि ये मल्टी साइट म्यूटेशंस है। पॉइंट म्यूटेशन जो डीएनए स्ट्रैंड्स में होते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर्स में परिवर्तन के कारण, वो कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि हीनता द्वारा या डिलेशन द्वारा, निवेशन द्वारा या इंजर्शन द्वारा, प्रतिलोमन द्वारा यानी इन्वर्जन द्वारा और प्रतिस्थापन द्वारा यानी सब्स्टिट्यूशन द्वारा। जो डिलेशन या हीनता के द्वारा उत्परिवर्तन होते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर्स में, वहाँ जो नॉर्मल डीएनए स्ट्रैंड में नाइट्रोजनस बेस पेयर पाए जाते हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा नाइट्रोजनस बेस पेयर्स जब हट जाते हैं स्ट्रैंड से तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन को हम डिलेशन यानी हीनता द्वारा होने वाला उत्परिवर्तन कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं जैसा एक नॉर्मल जो डीएनए स्ट्रैंड है उसमें नाइट्रोजनस बेस पेयर का ये सीक्वेंस है। एक नंबर पर हम देख रहे हैं ग्वानिन, दो नंबर पर एडेनिन, तीसरे नंबर पर थाइमिन, चौथे नंबर पर साइटोसिन, देन गुआनिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन और इनके सामने जो पेयर कर रहे हैं बेस नाइट्रोजनस बेस पेयर्स, इस तरह से ये पेयरिंग का हो रहा है। यहाँ जो नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस पेयर का जो सीक्वेंस हम देख रहे हैं, इसमें से जब 5th नंबर का बेस पेयर और
7th नंबर का बेस पेयर यहाँ गायब हो जाता है। तो इस प्रकार का जो म्यूटेशन है, ये स्ट्रैंड यहाँ जिसमें ये 2 बेस पेयर्स नहीं हैं, इसमें डिलीशन या हीनता के द्वारा म्यूटेशन हुआ है और इस प्रकार के म्यूटेशन को हम बाय डिलीशन कहते हैं। इसी प्रकार बाय इंसर्शन यानी निवेशन के द्वारा जो पॉइंट म्यूटेशंस होते हैं, उनमें एक या एक से ज़्यादा नाइट्रोजनस बेस पेयर जब डीएनए के स्ट्रैंड में जुड़ जाते हैं, तो इस प्रकार के जो म्यूटेशन होते हैं उनको हम कहते हैं इंजर्शन के द्वारा होने वाले म्यूटेशन। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो नॉर्मल हमारा डीएनए का स्ट्रैंड था, उसमें ये 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं जो एक्स्ट्रा जुड़े हैं, और इस प्रकार जो म्यूटेशन होता है उसको हम कहते हैं एडिशन और इंजर्शन के द्वारा होने वाला म्यूटेशन। तो डीएनए श्रृंखला में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों में एक या अधिक नाइट्रोजन क्षारक अगर जोड़ दिए जाएं या प्रवेशित करा दिए जाएं, तो इस प्रकार होने वाला उत्परिवर्तन योग द्वारा या निवेशन द्वारा होने वाला उत्परिवर्तन कहलाता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है? अभी जैसे हमने देखा कि एडिशन यानी इंसर्शन या डिलीशन जब नाइट्रोजनस बेस पेयर्स का होता है डीएनए के स्ट्रैंड में, तो स्वाभाविक रूप से जो एमआरएनए उसके द्वारा कॉपी होगा उसमें कोड बदलेंगे, और जब एमआरएनए के ऊपर कोड बदल जाएगा तो उसमें जुड़ने वाले एमिनो एसिड्स का क्रम बदल जाएगा, और जब एमिनो एसिड का क्रम बदलता है तो उससे बनने वाले जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं और पॉलीपेप्टाइड से बनने वाले जो प्रोटीन हैं वो चेंज हो जाएंगे। और इसी कारण से इस प्रकार के जो म्यूटेशंस होते हैं उनको हम फ्रेम शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि उसके कारण जो कोड हैं उनके लिए जो फ्रेम डीएनए स्ट्रैंड पर होता है वो चेंज हो जाता है। डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों की श्रृंखला में एक युग्म नाइट्रोजन क्षारक जुड़ने या अलग होने से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन उत्परिवर्तन प्राप्त होता है। इन्हें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें कोडोन की भाषा विस्थापित स्थान से आगे बदल जाती है, अर्थात विस्थापन स्थान से एमआरएनए में कोड बदल जाते हैं, और परिणाम स्वरूप एमिनो अम्लों का क्रम पॉलीपेप्टाइड में बदल जाता है, और परिणाम स्वरूप जो पॉलीपेप्टाइड्स परिवर्तित भिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं वो भी बदल जाते हैं। यह हमें ज्ञात है कि एक एमआरएनए का कूट एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होता है, अतः एक क्षारक युग्म के हटने या बढ़ने से उन 2 नाइट्रोजन क्षारकों की दूरी घट या बढ़ जाती है जहाँ से कूट प्रारंभ होता है। अतः उत्परिवर्तन के स्थान के बाद के सभी त्रिकूट यानी ट्रिपलेट कोड एबनॉर्मल या असामान्य हो जाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल डीएनए स्ट्रैंड है, और यहाँ पर हम कोड 1 देख रहे हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, और दूसरा जो इसका स्ट्रैंड है उसमें हम देख रहे हैं क्योंकि एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ेगा, थाइमिन के साथ एडेनिन और ग्वानिन के साथ साइटोसिन। तो यहाँ ये टायरोसिन एमिनो एसिड जुड़ेगा, फिर GAA जो कोड हमें मिलता है ग्वानिन एडेनिन एडेनिन का, उससे ग्लूटामिन, थ्रेओनिन, और जब यहाँ पर चेंज हो जाता है नाइट्रोजन सीक्वेंस, जैसा कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये एक ग्वानिन अगर यहाँ से हट जाए, ये वाला कोड अगर हट जाए, तो हमें जो नेक्स्ट यहाँ पर कोड मिलेगा वो GAA की जगह ये अगर यहाँ से हट जाता है तो
ये ग्लूटामिन नहीं जुड़ेगा यहाँ पर एमिनो एसिड, क्योंकि यहाँ पर एडेनिन जो सेकंड कोड जो GAA बनने वाला था वो AAT एडेनिन एडेनिन थाइमिन यहाँ पर बनेगा। और इस तरह फिर आगे वाले जितने भी कोड हैं वो सब के सब चेंज हो जाएंगे। ये एक क्रम बन जाता है, फिर आगे सभी जो कोड हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर हम इसको और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। ये हमारे पास एक नॉर्मल DNA स्ट्रैंड पर पाए जाने वाले कोड और उनके साथ जुड़ने वाले एमिनो एसिड्स की श्रृंखला है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ACG, थ्रियोनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन, एलानिन, टायरोसिन ये जुड़े हुए हैं। जब +1 यहाँ पर हो जाता है तो +1 होने से यहाँ नॉर्मल DNA में जो फर्स्ट वाला हम देख रहे हैं ट्रिपलेट कोड, इसके पहले वाले ट्रिपलेट कोड में जब एक नाइट्रोजनस बेस पेयर बढ़ जाएगा तो ये शिफ्ट कर जाता है, आगे फ्रेम शिफ्ट हो रहा है। और यहाँ पर जो ACG का ट्रिपलेट कोड बन रहा था यहाँ पर फिर बनता है CGA का, फिर GGA बन जाएगा और इस तरह से ये आगे शिफ्ट हो जाएगा सारा। उसी प्रकार से अगर नॉर्मल जो हमारा DNA स्ट्रैंड है उसमें एक माइनस इस ट्रिपलेट कोड से पहले हो जाता है तो फिर ये सारे के सारे अगेन चेंज हो जाते हैं। और जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एमिनो एसिड्स का क्रम है वो बदल गया है, तो इनसे बनने वाले पॉलीपेप्टाइड और उनसे बनने वाले प्रोटीन हैं वो चेंज हो जाएंगे। थर्ड हम देखते हैं प्रतिलोमन द्वारा यानी इन्वर्जन द्वारा होने वाले म्यूटेशंस। कोई भी स्ट्रैंड DNA का जब एक पर्टिकुलर जगह से टूटता है और फिर 180 डिग्री पर रोटेट करके फिर उसी जगह जुड़ जाता है, तो इस प्रकार का जो म्यूटेशन होता है उसको हम कहते हैं प्रतिलोमन यानी इन्वर्जन द्वारा होने वाला म्यूटेशन। DNA श्रृंखला में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों में कुछ भाग या खंड पृथक होते हैं एवं पुनः प्रतिलोमित अवस्था यानी इन्वर्टेड कंडीशन में संलग्न हो जाते हैं। स्पष्ट है कि इस क्रिया में क्षारकों की हीनता यानी डिलेशन या जुड़ना यानी एडिशन की क्रिया नहीं होती, अर्थात नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या पूर्व के समान ही बनी रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता और उसमें सिर्फ क्रम बदलता है। इस प्रकार से होने वाला उत्परिवर्तन इन्वर्जन यानी प्रतिलोमन द्वारा होने वाला म्यूटेशन कहलाता है। ये जो प्रतिलोमन द्वारा होने वाला म्यूटेशन है इसको हम नॉर्मल DNA स्ट्रैंड में, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा नॉर्मल DNA स्ट्रैंड है और ये क्रम है यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस पेयर्स का। ये 3, 4, 5 जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर चेंज हो रहा है। ये यहाँ से ब्रेक हुआ है ये स्ट्रैंड 3, 4, 5 से, फिर ये रोटेट करके फिर ये रोटेट करने के बाद में यहाँ पर जुड़ा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 5 नंबर पर यहाँ ग्वानिन था वो ग्वानिन यहाँ 3 नंबर पर आ गया है और जो यहाँ पर फिर सेकेंड नंबर पर तो बीच में है साइटोसिन, देन जो 3rd नंबर पर थाइमिन हम यहाँ देख रहे हैं वो यहाँ 5th नंबर पर आ जाता है। तो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स का जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर बदल गया है। अभी जो हमने देखे हैं बाई डिलेशन और बाई एडिशन और बाई इन्वर्जन, ये तीनों प्रकार के उत्परिवर्तन DNA खंड के एक स्थान पर टूटने या पुनः जुड़ने की प्रक्रिया के द्वारा होते हैं। अब हम जो चौथे प्रकार का म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन देखते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन। इसमें DNA सेगमेंट का जुड़ना या टूटना नहीं है, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के सब्स्टिट्यूट उनकी जगह पर किसी भी एरर के कारण जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो म्यूटेशन होता है उसको हम कहते हैं
प्रतिस्थापन द्वारा यानी सब्स्टिट्यूशन द्वारा होने वाला म्यूटेशन। डीएनए श्रृंखला में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों में से कुछ नाइट्रोजन क्षारकों का सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन अन्य या दूसरे प्रकार के नाइट्रोजन क्षारकों द्वारा होता है। इसे क्षार युग्म प्रतिस्थापन यानी बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन द्वारा होने वाला उत्परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार का उत्परिवर्तन डीएनए में पुनरावृत्ति यानी रेप्लिकेशन के दोष के कारण उत्पन्न होता है। क्षार युग्म प्रतिस्थापन यानी बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन दो प्रकार के हो सकते हैं और ये हमेशा रेप्लिकेशन जब हो रहा होता है डीएनए के उसी समय पर सामान्यतः होते हैं। तो ये दो प्रकार के हैं, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन टाइप ऑफ म्यूटेशंस। ट्रांजिशन म्यूटेशंस में इस प्रकार के प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन में पिरिमिडिन्स का प्रतिस्थापन दूसरी पिरिमिडिन्स द्वारा कर दिया जाता है, जैसे साइटोसिन का थाइमिन या थाइमिन का साइटोसिन द्वारा, अथवा एक प्यूरिन का प्रतिस्थापन दूसरी प्यूरिन्स के द्वारा किया जाता है, जैसे कि एडेनिन का ग्वानिन द्वारा या ग्वानिन का एडेनिन के द्वारा। ट्रांसवर्जन में हम यहाँ पर देख रहे हैं ट्रांसवर्जन और ट्रांजिशन। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो ट्रांजिशन है उसमें एक पिरिमिडिन का प्रतिस्थापन दूसरे पिरिमिडिन के द्वारा किया जाएगा, जैसे ये साइटोसिन है तो साइटोसिन और थाइमिन एक दूसरे के द्वारा चेंज हो जाते हैं। उसी प्रकार जो दूसरे प्यूरिन्स हैं एडेनिन और ग्वानिन ये भी इंटरचेंजेबल होते हैं, मतलब ग्वानिन के जगह एडेनिन और एडेनिन की जगह ग्वानिन जुड़ जाता है। जो ट्रांसवर्जन है उसमें प्यूरिन्स के स्थान पर पिरिमिडिन्स और पिरिमिडिन्स के स्थान पर प्यूरिन्स जब चेंज हो जाते हैं, यानी साइटोसिन और थाइमिन जो पायरिमिडिन्स हैं ऐसे बेस पेयर्स को एडेनिन और ग्वानिन जो प्यूरिन्स हैं उनके द्वारा जब बदल दिया जाए तो इस प्रकार होने वाले म्यूटेशंस को हम ट्रांसवर्जन म्यूटेशन कहते हैं। जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये साइटोसिन है तो साइटोसिन को चेंज किया जाता है ग्वानिन या एडेनिन के द्वारा, उसी प्रकार से जो थाइमिन है वो चेंज हो जाएगा एडेनिन और ग्वानिन के द्वारा। A tautomeric shift produce a transition mutation in the complementary strand। तो टॉटोमराइजेशन है क्या? कुछ रासायनिक पदार्थ एक से अधिक रासायनिक रूपों यानी केमिकल फॉर्म्स में पाए जाते हैं जिनको टॉटोमर्स कहते हैं, और ऐसी घटनाओं को हम टॉटोमराइजेशन कहते हैं। सामान्य नाइट्रोजन क्षारकों में प्रोटॉन्स के विस्थापित होने के कारण यानी उसके शिफ्टिंग के कारण ये क्रिया होती है। टॉटोमराइजेशन के कारण एडेनिन व साइटोसिन की एमिनो यानी NH2 प्रावस्था इमिनो यानी NH प्रावस्था के टॉटोमर्स में रूपांतरित हो जाती है। इसी प्रकार थाइमिन ग्वानिन की कीटो प्रावस्था यानी C+O इनोल यानी COH टॉटोमर्स में बदल जाती है, और इन परिघटनाओं के कारण ही डीएनए में असामान्य नाइट्रोजन क्षारकों का युग्मन यानी पेयरिंग संभव होता है। सामान्यतः एडेनिन थाइमिन के साथ व ग्वानिन साइटोसिन के साथ जोड़े बनाता है, लेकिन टॉटोमराइजेशन के कारण असामान्य नाइट्रोजन क्षारक युग्म जैसे कि एडेनिन थाइमिन जो एडेनिन के साथ पेयर करेगा, यहाँ थाइमिन ग्वानिन के साथ पेयरिंग कर रहा है, साइटोसिन एडेनिन के साथ पेयरिंग करता है, बिल्कुल उसी तरह एडेनिन साइटोसिन के साथ और ग्वानिन थाइमिन के साथ अगर पेयरिंग करता है तो ये एबनॉर्मल नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स हैं। ये उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं और टॉटोमर्स में अपने सामान्य साथियों से बंधन बनाने यानी लिंकेज कैपेसिटी की क्षमता का ह्रास होता है, कमी आती है।
एवं नए असामान्य साथियों से बंधन बनाने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। सामान्यतः 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारकों के टॉटोमर्स निम्न प्रकार से हम समझ सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं साइटोसिन में जो एमिनो ग्रुप है NH2, ये NH में कन्वर्ट हो रहा है। उसी प्रकार थाइमिन का जो इनोल कीटो ग्रुप है वो इनोल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। एडेनिन का एमिनो ग्रुप इमीन ग्रुप में चेंज हो रहा है। ग्वानिन का कीटो ग्रुप इनोल ग्रुप में चेंज हो रहा है। वाटसन एवं क्रिक ने कल्पना की कि डीएनए में क्षारकों के टॉटोमेरिक प्रावस्था में उपस्थित होने पर उत्परिवर्तन की क्रिया होती है। उदाहरणतः यदि डीएनए की पैतृक श्रृंखला में एडेनिन का टॉटोमर है तो पुनरावृत्ति के समय ये थाइमिन के साथ जोड़े बनाने के बजाय साइटोसिन के साथ जोड़ा बनाएगा। इसी प्रकार 2 डीएनए अणुओं में से एक डीएनए अणु का निर्माण करेगा, जबकि दूसरा अणु असामान्य क्षार युग्म यानी डीएनए जो असामान्य क्षार युग्म है उसका निर्माण करेगा। इस प्रावस्था को कॉपी एरर कहते हैं, लेकिन यह अवस्था स्थायी नहीं होती और अगली बार जब भी रेप्लिकेशन होता है तो एडेनिन अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है एवं थाइमिन से ही जोड़े बनाता है। साइटोसिन जो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड में एडेनिन के टॉटोमेरिक विस्थापन के कारण प्रवेशित हो गया था, अब ग्वानिन के साथ पेयर बनाता है और इस प्रकार एडेनिन थाइमिन युग्म ग्वानिन साइटोसिन युग्म में बदल जाता है। और ये जो म्यूटेशन होता है, ये म्यूटेशन इनकी स्थिति में यानी ये कहें कि टॉटोमराइजेशन के कारण होता है। इस प्रकार की स्थिति को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। यहाँ ये एडेनिन है जो थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है। जब टॉटोमराइजेशन होता है एडेनिन का तो ये साइटोसिन के साथ एबनॉर्मल बेस पेयरिंग करता है और ये जो थाइमिन है जो दूसरे स्ट्रैंड में है वो एडेनिन के साथ ही नॉर्मल बेस पेयर बनाता है। ये जो एबनॉर्मल बेस पेयर यहाँ पर बना है, जब नेक्स्ट टाइम इनका रेप्लिकेशन होता है तो ये एडेनिन नॉर्मल जो पहले इसका बेस पेयर था थाइमिन उसी के साथ पेयरिंग करता है और एबनॉर्मली जो इस स्ट्रैंड में यहाँ पर इसको होना चाहिए था थाइमिन को, लेकिन यहाँ जो साइटोसिन जुड़ जाता है उसके कारण ये डीएनए का स्ट्रैंड चेंज होता है। यहाँ पर ये साइटोसिन ग्वानिन के साथ यहाँ पर बेस पेयर बनाता है, जबकि ये नॉर्मल जो हमारा कॉपी था एडेनिन और थाइमिन का जो पेयरिंग था, वहाँ जब दोनों स्ट्रैंड अलग अलग रेप्लिकेट होते हैं तो ये एडेनिन थाइमिन के साथ और ये थाइमिन एडेनिन के साथ नॉर्मल रेप्लिकेशन होता है। तो ये जो नई स्थिति यहाँ पर नए प्रकार का जो स्ट्रैंड हमारे पास सामने आता है रेप्लिकेशन, इसे हम कहते हैं कि ये म्यूटेंट है और इसी के कारण म्यूटेशन होता है यहाँ पर टॉटोमराइजेशन का। इस स्थिति को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। ये दोनों स्ट्रैंड हैं एडेनिन थाइमिन, यहाँ पर हम देख रहे हैं इनके सामने जब ये दोनों अलग अलग होते हैं और यहाँ पर बेस मिस्टेक इसमें हो रहा है, ये दोनों अलग अलग हो रहे हैं, रेप्लिकेट होते हैं, तो ये एडेनिन नॉर्मल थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है, लेकिन जो एडेनिन यहाँ पर है वो साइटोसिन के साथ बेस पेयर बनाता है। जब वापस ये सेपरेट होते हैं और रेप्लिकेशन होता है तो ये एडेनिन नॉर्मल थाइमिन के साथ में पेयरिंग करता है और ये साइटोसिन जो एबनॉर्मली या कहें कि मिस्टेक के कारण यहाँ आया है, ये एक नया तरह का बेस पेयर क्रिएट करता है जो साइटोसिन इसमें एंटर कर जाता है, ग्वानिन के साथ बेस पेयर करता है और फिर जो दूसरे सेकेंड राउंड जब डीएनए रेप्लिकेशन का है
उसमें ये दोनों स्ट्रैंड बिल्कुल नॉर्मल बनते हैं। म्यूटेशंस यानी उत्परिवर्तन दोनों प्रकार के होते हैं। ये नेचर में स्वतः भी होते हैं और इंड्यूस्ड भी होते हैं, प्रेरित प्रकार के भी होते हैं। जो प्रेरित म्यूटेशंस हैं वो मुख्य रूप से भौतिक और रासायनिक म्यूटाजेंस के द्वारा प्रेरित होते हैं, इंड्यूस्ड होते हैं। फिजिकल म्यूटाजेंस में हम देखते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस, जिसमें एक्स रेज और गामा रेज हैं, और अल्ट्रावायलेट रेज हैं या अनआयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं। केमिकल म्यूटाजेंस में बेस एनालॉगस, नाइट्रस एसिड और एक्रिडीन डाइज और एल्कलाइटिंग एजेंट्स हैं। इसके अलावा टेम्परेचर शॉक्स के द्वारा भी इंड्यूस्ड म्यूटेशंस होते हैं, और कुछ अदर सब्सटेंसेस जैसे कैफीन और यूरेथेन, इनके द्वारा भी इंड्यूस्ड म्यूटेशन किए जा सकते हैं। इंड्यूस्ड म्यूटेशन हम स्टडी करने के लिए जनरली जीन्स को काम में लेते हैं, जबकि जो स्वतः होने वाले म्यूटेशंस हैं वो प्रकृति में हमेशा होते ही रहते हैं। म्यूटाजेंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। जीन स्तर पर या जो पॉइंट म्यूटेशंस हैं उनके मुख्य लक्षण निम्नलिखित होते हैं। जीन उत्परिवर्तन डीएनए अणुओं के संगठन में परिवर्तन के कारण होते हैं। ये परिवर्तन नाइट्रोजन क्षारकों के श्रृंखला के स्थान परिवर्तन, किसी एक या अधिक नाइट्रोजन क्षारक में जुड़ने या हटने अथवा अन्य प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के कारण होते हैं। सेकेंड, जीन म्यूटेशन जीन में रैंडम क्रिया के रूप में होते हैं, अर्थात जीव की आवश्यकता से इनका कोई संबंध नहीं होता। थर्ड, उत्परिवर्तन द्वारा अक्सर अप्रभावी जीन उत्पन्न होते हैं। प्रभावी उत्परिवर्तन रेयर होते हैं, जैसे ड्रोसोफिला में खांचयुक्त पंख। अप्रभावी जीन वाले उत्परिवर्तनों के लक्षण शीघ्र ही प्रकट नहीं होते। ये उसी अवस्था में प्रकट होते हैं जब अप्रभावी उत्परिवर्तन युक्त एलील होमोजाइगस स्थिति में किसी भी एक जीव में आ जाते हैं। डाबझेहास्की के अनुसार अधिकतर उत्परिवर्तन हानिकारक होते हैं, किंतु कुछ लाभदायक भी होते हैं, जिन्हें प्रिजर्व करके हम आने वाली संततियों में बढ़ाकर नेचुरल सिलेक्शन की क्रिया में स्थान दिलवाना हमें चाहिए, अथवा हानिकारक उत्परिवर्तनों को ऋणात्मक क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक चयन से दूर किया जाना चाहिए। कुछ उत्परिवर्तन पुनरावृत्ति यानी रिकरेंट होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी के जीवों में एक से अधिक बार होते हैं। जो उत्परिवर्तन प्रकृति में बिना किसी अज्ञान कारण के होते हैं स्वतः उत्परिवर्तन कहलाते हैं। अधिकतर जीनों के लिए स्वतः उत्परिवर्तन की दर 10⁻⁻7 से 10⁻⁹ के बीच होती है। जिन जीन्स की स्वतः उत्परिवर्तन की दर अधिक होती है उन्हें उत्परिवर्तनशील जीन्स यानी म्यूटेबल जीन्स कहते हैं। जीन्स के सूक्ष्म संरचना विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि एक ही जीन में अलग अलग स्थलों पर उत्परिवर्तन हो सकते हैं। एक ही जीन के कुछ स्थलों पर उत्परिवर्तन उच्च दर होती है, जबकि कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर उत्परिवर्तन की दर काफ़ी कम होती है। तो वो स्थान जहाँ पर उत्परिवर्तन की दर काफ़ी ज़्यादा होती है इन्हें हॉट स्पॉट्स कहा जाता है। एक जीनोम के कुछ जीन्स अन्य जीनों की स्वतः उत्परिवर्तन की दर को बढ़ा भी देते हैं और इन्हें हम म्यूटेटेड जीन्स कहते हैं, जबकि जीनोम के कुछ ऐसे जीन भी होते हैं जो अन्य जीनों की स्वतः उत्परिवर्तन की दर को सीमित कर देते हैं
और इन्हें हम एंटी म्यूटेटर जीन्स कहते हैं। कभी कभी म्यूटेंट जीन्स उत्परिवर्तन द्वारा सामान्य जीन में भी परिवर्तित हो जाते हैं और इसे हम बैक और रिवर्स म्यूटेशन भी कहते हैं। जब कोई उत्परिवर्तित जीन जीव में जैविक क्रियाओं हेतु घातक प्रभाव उत्पन्न प्रदर्शित करता है, या कहें कि उत्परिवर्तन जो हुआ है जीन में वो जीव के लिए अगर घातक प्रभाव वाला है और इसके कारण अगर जीव की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे उत्परिवर्तन घातक परिवर्तन यानी कि लीथल म्यूटेशंस कहलाते हैं। कभी कभी कोई जीन अनेकों बार उत्परिवर्तन करती हुई जीन की विभिन्न प्रारूप बनाती है और इस प्रकार मल्टीपल एलील्स हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि मनुष्य में रक्त समूह और केशों के विभिन्न प्रारूप। स्पेंसर के अनुसार उत्परिवर्तन की दर वातावरणीय कारकों जैसे कि टेम्परेचर शॉक्स द्वारा भी प्रभावित होती है। भौतिक व रासायनिक कारक जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं उन्हें हम म्यूटाजेंस कहते हैं। एक जीव में उत्परिवर्तन जीवन के किसी भी काल में, किसी भी ऊतक में या किसी भी कोशिका में हो सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो पॉइंट म्यूटेशंस हैं वो किस प्रकार होते हैं, उनके प्रभाव हमें किस प्रकार नज़र आते हैं और वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि म्यूटाजेंस क्या हैं और हम किस प्रकार से जो लीथल म्यूटेशंस हैं उनको एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हैं, उनके बारे में किस प्रकार हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।